हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नवपाषाण काल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको सर्वविदित है, हम अपने चैनल पर इतिहास की क्लासेज ले रहे हैं और उन इतिहास की क्लासेज में दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो 6वीं क्लास है। और 6वीं क्लासेज में जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वो पढ़ाएंगे नवपाषाण काल। दोस्तों, हमारा इतिहास का जो टॉपिक चल रहा है वो पाषाण काल का चल रहा है और पाषाण काल का ही एक भाग है दोस्तों नवपाषाण काल। यानी पाषाण काल को हमने पिछली वीडियो में 3 भागों में बांटा था: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है दोस्तों। मध्य पाषाण काल के बारे में भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया है। आज हम बात करने वाले हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक की ओर चलने से पहले फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में मैं आपको विभिन्न पहलुओं को लेते हुए चलूंगा, संपूर्ण तथ्यों के बारे में बतलाऊंगा यहाँ पर, जो बड़ी से बड़ी एग्जाम और छोटी से छोटी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो हम क्रमबद्ध पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जब हम नवपाषाण काल पढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि ये नवपाषाण काल जो शब्द है, ये शब्द कैसे बना, इसका रूपांतरण क्या है। देखो दोस्तों, नवपाषाण काल पाषाण काल का ही एक तीसरा भाग है दोस्तों। और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ें दोस्तों, तो नवपाषाण काल को अगर देखें, इसके नामकरण के बारे में पढ़ें, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसको नवपाषाण काल कैसे किया और किसने किया था। देखिए, नामकरण की बात करें दोस्तों, तो नवपाषाण काल को अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में इसको नियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो ये नियोलिथिक और ये लिथिक दोनों जो शब्द हैं दोस्तों, ये दोनों शब्द यूनानी भाषा के, किस भाषा के दोस्तों, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने। और वो यूनानी भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, नियोस और लिथोस। नियोस और लिथोस। नियोस का तात्पर्य यूनानी भाषा में क्या होता था दोस्तों, नव या नया। और लिथोस का यूनानी भाषा में तात्पर्य होता है दोस्तों प्रस्तर या पाषाण। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि नवपाषाण काल का जो शब्द है वो यूनानी भाषा के दो शब्द, यानी इंग्लिश में इसको नियोलिथिक एज बोलते हैं। और जो नियो है ये यूनानी शब्द नियोस से बना है, और जो लिथिक है दोस्तों वो यूनानी शब्द लिथोस से मिलकर बना है, जिनके तात्पर्य होते हैं नव या नया, प्रस्तर या पाषाण। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल ऐसा काल, यानी नए पत्थरों का युग। इन पत्थरों का युग तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें पत्थरों के युग में भी कैसे नए अत्याधुनिक पत्थरों का युग आ गया था, नवपाषाण काल इसको बोला गया था। क्लियर दोस्तों। तो ये तो उसका नामकरण हो गया। अब बात करें इसके सर्वप्रथम प्रयोग की, यानी नवपाषाण काल का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो उसके बारे में बतलाते हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सर्वप्रथम प्रयोग का। और सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में देखें तो बात आती है दोस्तों प्रयोग की। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि नवपाषाण काल जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो याद रखना दोस्तों, इस नवपाषाण काल जो शब्द है हमारा, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सर जॉन लुबाक ने। किसने किया था दोस्तों, सर जॉन लुबाक ने। देखो दोस्तों कि सर जॉन लुबाक ने सबसे पहले नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर जॉन लुबाक ने किया था। और सर जॉन लुबाक ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, एक बुक लिखी थी 1865 ईस्वी में, और उस पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो दोस्तों इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम इस नवपाषाण काल, यानी कह सकते हैं नवपाषाण और नियोलिथिक शब्द का क्या किया था दोस्तों, प्रयोग किया था। और उन्होंने इस जो नवपाषाण शब्द का जो प्रयोग किया था वो किस युग के लिए किया था दोस्तों, इन्होंने ऐसे युग के लिए किया था जिस युग में मानव ने जो पत्थरों के उपकरण थे, कैसे उपकरण थे दोस्तों, पत्थरों के जो उपकरण थे वो कैसे बना लिए दोस्तों, अधिक कुशलता से और अनेक रूपों में और पॉलिश
युक्त। तो कुल मिला के बात ये कह सकते हैं सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, और किस पुस्तक में किया था? अपनी प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक पुस्तक में किया था, और एक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1865 में। और उन्होंने इस पुस्तक में जो ये नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया था किस युग के लिए किया था? कि वह युग जिस युग में मानव ने जो पत्थरों के उपकरण थे वो अत्यधिक कुशलता के साथ बना लिए थे और अनेक रूपों में बना लिए थे, और उन पर उसने पॉलिश भी की थी। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि अत्याधुनिक पत्थरों के उपकरण उसने बना लिए थे इस काल में मानव ने। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर जॉन लुबाक ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है कि प्री हिस्टोरिक जो टाइम्स नामक पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो सर जॉन लुबाक ने लिखी थी, और ये किस काल से संबंधित है? बाई चांस ऐसे ही पूछ सकता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक है वो किस काल का विवरण देती है? तो नवपाषाण काल का विवरण देती है। किस काल का देती है दोस्तों? नवपाषाण काल का विवरण देती है। एग्जामिनर की मूड की बात होती है दोस्तों, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। तो याद रखना इस पुस्तक में पत्थरों के उपकरणों के बारे में बताया गया है सर जॉन लुबाक के द्वारा, और प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसका विवरण देती है? नवपाषाण काल का विवरण देती है। उसके जो लेखक हैं सर जॉन लुबाक है, जिन्होंने नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बात करते हैं दोस्तों नवपाषाण काल की पुरातात्विक खोज के बारे में, वो भी भारत के अंतर्गत। देखो विश्व में अनेक जगहों पे नवपाषाण काल की खोज हुई, जगह जगह हुई, लेकिन हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि भारत के संदर्भ में नवपाषाण काल की खोजें क्या थी, विशेषताएं क्या थी। तो याद रखें भारत में जो नवपाषाण काल की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो किसने की थी, उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों हमारा भारत के संदर्भ में नवपाषाण काल की पुरातात्विक खोज। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज। पुरातात्विक खोज देखिए भारत में नवपाषाण काल से संबंधित जो पुरातात्विक खोज है वो सर्वप्रथम अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम किसने शुरू की थी, तो याद रखें सर्वप्रथम भारत में नवपाषाण काल से संबंधित जो पुरातात्विक खोज की थी शुरू, वो की थी डॉक्टर प्राइमरोज ने। किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर प्राइमरोज ने की थी, प्राइमरोज ने। और उन्होंने जो ये खोज की थी दोस्तों ये 1842 ईस्वी में की थी, और 1842 में भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज की गई। नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज की गई थी 1842 में, और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा की गई थी। और डॉक्टर प्राइमरोज ने जो 1842 में नवपाषाण काल से संबंधित जो पुरातात्विक खोज की थी कहां पर की थी दोस्तों? लिंगसुगुर में की थी। कहां पर की थी दोस्तों? लिंगसुगुर। और लिंगसुगुर कहां पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। यानी कुल मिला के कह सकते हैं भारत में नवपाषाण कालीन पुरातात्विक खोज सर्वप्रथम कहां पे हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? लिंगसुगुर नामक स्थान पर हुई थी। और इस स्थान से इन्होंने क्या क्या नवपाषाण काल से संबंधित क्या खोजें की? इन्होंने यहाँ पे की थी पॉलिशदार प्रस्तर चाकू, और एक खोज और हुई थी यहां से वाणाग्र। किसकी खोज की थी? वाणाग्र की। बात समझना दोस्तों, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि नवपाषाण काल से संबंधित भारत में सर्वप्रथम खोज कहां पे हुई? क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बता देना है कर्नाटक में हुई थी, और कर्नाटक में भी किस स्थान पर हुई? लिंगसुगुर पे। और ये कब हुई थी? 1842 में। और भारत में सबसे पहले किसने की थी नवपाषाण कालीन पुरातात्विक खोज? डॉक्टर प्राइमरोज ने। और डॉक्टर प्राइमरोज ने यहाँ से क्या चीजें प्राप्त की थी? किन उपकरणों की खोज की? पॉलिशदार प्रस्तर चाकू। प्रस्तर का मतलब पत्थर का चाकू, यानी पत्थर के चाकू बनाते थे प्राचीन काल में मानव, तो पॉलिशदार प्रस्तर चाकू यहाँ से खोजा। बाणाग्र यानी कुल मिला के कह सकते हैं पत्थर का बाणाग्र होता है। बाण का जो अग्रभाग होता है उसी तरीके का क्या होता है? पत्थर का नुकीला भाग होता है। ऐसे जो ये क्या होते थे उस काल के औजार होते थे, उपकरण होते थे। इस प्रकार के इन्होंने बाणाग्र की खोज की थी इस स्थान से। अब उसके बाद में देखें दोस्तों तो इस स्थान के अलावा भारत में दूसरी जो खोज हुई थी वो सेकंड जो खोज हुई थी दोस्तों वो हुई थी इलाहाबाद में। कहां पर हुई थी दोस्तों? इलाहाबाद में हुई सेकंड खोज नवपाषाण काल से संबंधित।
और किस स्थान को हुई थी? इलाहाबाद में टोंस नदी घाटी क्षेत्र में, टोंस नदी घाटी क्षेत्र में। यानी यहां से भी कुछ उपकरण मिले थे टोंस नदी घाटी क्षेत्र से। और जो ये इलाहाबाद में ये खोज हुई थी सेकंड नंबर पे किसने की थी दोस्तों? HP ले मसूरिये, HP ले मसूरिये ने क्या की थी दोस्तों? यहाँ पे इसकी खोज की थी। किसकी? नप्पा सरकारी उपकरणों की। और ये खोज हुई थी दोस्तों 1860 ईस्वी में। कब हुई थी? 1860 ईस्वी में। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो तो कर्नाटक में हुई थी, लेकिन जो सेकंड नंबर पे जो खोज हुई वो इलाहाबाद में टोंस नदी घाटी क्षेत्र में की गई। इस स्थान से टोंस नदी घाटी क्षेत्र से नवपाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई थी। और किसने की थी? HP ले मसूरिये ने की थी 1860 ईस्वी में। क्लियर दोस्तों? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पॉइंट पे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वो सेकंड पॉइंट है हमारा कि भारत में नवपाषाण काल से संबंधित विशेषताएं। भारत में नवपाषाण काल की विशेषताएं। अगला जो पॉइंट है, हेडिंग है दोस्तों, वो है हमारी न भारत में, यानी कुल मिला कह सकते हैं नवपाषाण काल की विशेषताएं भी कह सकते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन विशेषताओं में से। अब विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो इस काल में मानव ने बहुत सारी खोजें की थी, बहुत सारी इन्होंने खोज की थी। इनको विशेषताएं भी कह सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं खोजें किन किन चीजों की हुई थी इस काल में, मानव के द्वारा खोजें किन किन चीजों की थी, तो ये खोजें भी लिख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, तो इस काल में मानव की अगर देखा जाए दोस्तों, तो मानव का सबसे पहला पॉइंट आता है, इस काल में मानव ने पहिए व घिर्री का आविष्कार किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस काल में मानव ने पहिए व घिर्री का आविष्कार किया, तो कह सकते हैं नवपाषाण काल में किया। दूसरी विशेषता इसकी ये है दोस्तों, इस काल में मानव ने कुंभकारी का प्रचलन किया। कुंभकारी की शुरुआत हुई, कुंभकारी की शुरुआत हुई इसी काल में। तीसरी विशेषता की अगर बात करें दोस्तों, इस काल में और क्या हुआ था दोस्तों, तीसरी विशेषता की बात करें, इस काल में मानव ने कृषि की शुरुआत की। मानव ने कृषि के अलावा दोस्तों एक चीज और ध्यान रखें, पूजा उपासना, दाह संस्कार, स्थायी निवास की शुरुआत हुई। और जो चौथी मुख्य विशेषता है वो है कि इस काल में मानव ने कृषि की शुरुआत की थी। कृषि की शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत। अब देखिए दोस्तों, यहां से पॉइंट्स देखना, चारों के चारों पॉइंट हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको इनको एक एक पॉइंट को क्या करना, फोकस करना है कि जैसे मानव ने पहिए व घिर्री का आविष्कार किस काल में किया, मानव ने कुंभकारी की शुरुआत किस काल में की, या मानव ने पूजा उपासना, दाह संस्कार, स्थायी निवास की शुरुआत किस काल में कर ली थी, या मानव ने कृषि की शुरुआत किस काल में की। कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों कि ये चारों के चारों पॉइंट हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हैं, जो पेपरों में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। विशेषकर जो वनडे एग्जाम्स देते हैं, जैसे एसएससी की एग्जाम दे रहे हो, 10+2 की एसएससी की एग्जाम दे रहे हो, पुलिस की एग्जाम दे रहे हो, और लेखपाल की एग्जाम दे रहे हो, या सीटेट टेट की एग्जाम्स दे रहे हो, उन एग्जाम्स में ये पॉइंट्स ज्यादा पूछे जाते हैं कि मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया, तो आपका आंसर होना चाहिए नवपाषाण काल में। मानव ने कृषि की शुरुआत किस काल में की, नवपाषाण काल में की। मानव ने कुंभकारी की शुरुआत किस काल में की, नवपाषाण काल में। अगर आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, जैसे स्टूडेंट बहुत से लोगों को कुंभकारी समझ में नहीं आ रही है। कुंभकारी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाना, यानी बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कह सकते हैं। तो यानी इस काल में मानव ने क्या कर दिया था, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों,
तो ये मिट्टी के बर्तन हो गए। अब लास्ट विशेषता देखें दोस्तों, इस काल की पांचवी मुख्य विशेषता है कि इस काल में मानव की ने कृषि की शुरुआत तो की, फिर कृषि की शुरुआत की तो मानव ने सबसे पहले जो कौन सा अनाज बोया, यानी किस अनाज का। कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक पेपर में बहुत पूछा जाता है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ व गेहूं था। क्या था दोस्तों? मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था दोस्तों? जौ और गेहूं। याद रखें दोस्तों कि जौ और गेहूं दोनों की जो साक्ष्य हैं एक ही समय के मिले हैं। मानव के द्वारा उगाए जाने के जो साक्ष्य हैं गेहूं व जौ के एक ही समय के, दोनों को लगभग 8000 ईसा पूर्व में उगाया गया था, दोनों को एक साथ उगाया गया था, दोनों के एक साथ ही अवशेष मिले हैं। बाई चांस क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि गेहूं को सही मान लिया जाता है, कभी कभी जौ को सही मान लिया जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में जौ या गेहूं में से कोई मिले तो आपको कर देना। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था, ऑप्शन में गेहूं या जौ में से मिलेगा आपको, तो इनमें से कोई करना। बाई चांस दोनों मिल जाए तो आपको जौ को वरीयता देनी है। इन मानव ने सबसे पहले जौ उगाया फिर गेहूं उगाया। अगर वैसे दूसरी एंगल से देखा जाए तो दोनों को एक साथ साथ उगाया था, दोनों के एक ही साथ के अवशेष साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ ये पॉइंट हमारा? कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। याद रखना मानव के द्वारा उगाए जाने वाले प्रथम और सेकंड जो अनाज था वो जौ व गेहूं था, दोनों को उगाया गया था। तीसरे नंबर में मानव के द्वारा चावल उगाया गया था। चौथे नंबर पे मानव के द्वारा मक्का उगाया गया था। पांचवें नंबर पे मानव के द्वारा बाजरा उगाया गया था। छठवें नंबर पे मानव के द्वारा सोरगम उगाया गया था। सातवें नंबर पे राई और फिर लास्ट में यानी जई उगाई गई थी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं मानव ने सारे अनाज अपने उसी काल में उगा लिए थे, लगभग नव 65 काल के समय में। इनकी अगर और पूर्व में विशेषता मैंने बताई है पिछली वीडियो को आप अगर लगातार अध्ययन करेंगे दोस्तों, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाके बाकी की जो पिछली 5 क्लासेज हो चुकी हैं उन 5 क्लासेज को आपको कंटिन्यूस देखना है, तब जाके ये जो टॉपिक है ये तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो याद रखना दोस्तों ये पॉइंट्स है हमारा कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो याद रखना जौ और गेहूं था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, याद रखना है, बहुत ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हो, या फिर वनडे एग्जाम्स यानी जो वन एग्जाम्स होती हैं जिनमें केवल वनडे एग्जाम्स होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। राइट दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अनाजों के बारे में कि जो अनाज है ये किन किन समय में और सबसे पहले कहाँ कहाँ उगाए गए थे। तो देखो दोस्तों, मैं नेक्स्ट अगला पॉइंट ये विशेषताओं में चल रहा अभी हमारा। अब बात कर रहे हैं अनाजों की दोस्तों। तो अनाजों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया था। तो जौ और गेहूं की जो साक्ष्य हैं दोस्तों वो कहाँ पे मिले, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, पहला और दूसरा जो अनाज थे हमारे, एक तो जौ और गेहूं, ठीक है दोस्तों, जौ और गेहूं दोनों के साक्ष्य दोस्तों लगभग 8000 ईसा पूर्व के मध्य पाए गए। यानी लगभग इनको 8000 ईसा पूर्व के मध्य बोया गया था दोस्तों। और कहाँ पे बोया गया था ये भी चीज याद रखें कि इनको बोया गया था मध्य एशिया क्षेत्र में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य एशिया क्षेत्र में। हम कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों कि भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य, भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशियाई देशों में, पश्चिमी एशियाई देशों, याद रखें दोस्तों कि भारत में गेहूं जो विश्व में पूरे अगर वैश्विक दृष्टि से देखें, विश्व की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व में सबसे पहले यानी कुल मिला कह सकते हैं पूरे विश्व में जो सर्वाधिक गेहूं और जौ के जो उगाने के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशियाई देशों में। यानी किन देशों में सबसे ज्यादा मिले हैं गेहूं उगाने के साक्ष्य? अगर वैश्विक दृष्टि से देखें तो पश्चिमी एशियाई देशों में। हमारा पहला अनाज जौ और गेहूं यानी दोनों को लगभग एक ही समय में उगाया गया था। इस वजह से कभी गेहूं को पहला मान लेते हैं, जौ को दूसरा मान लेते हैं, या कहीं कहीं जौ को पहला मान लेते हैं, गेहूं को पहला मान लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हमारा जो तीसरा अनाज था, वो था चावल। कौन सा था दोस्तों? चावल। चावल को दोस्तों लगभग 7000 ईसा पूर्व के मध्य उगाया गया।
7000 ईसा पूर्व के मध्य उगाया गया, यानी लगभग 7000 ईसा पूर्व के मध्य इनके उगाने के साक्ष्य मिले हैं। और वैश्विक दृष्टि में सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं इसके? यांगटीसी नदी घाटी क्षेत्र में, यांगटीसी नदी घाटी क्षेत्र में इसके सर्वाधिक उगाने के क्या मिले दोस्तों? साक्ष्य मिले हैं। भारत में विश्व में उगाया जाने वाला जो चौथा अनाज था दोस्तों, वो था हमारा मक्का। क्या था दोस्तों? मक्का। और इस मक्का के उगाए जाने के जो साक्ष्य हैं दोस्तों, वो लगभग 6000 ईसा पूर्व के मध्य मिले हैं। कब के मिले हैं दोस्तों? 6000 ईसा पूर्व के मध्य के मिले हैं। और कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? मक्का के साक्ष्यों की अगर बात देखें कि कहाँ पे सबसे पहले यानी सर्वाधिक उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में, मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में। और सबसे जो पहले साक्ष्य मिले थे, अगर मक्का की सर्वप्रथम साक्ष्यों की बात करें कि मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था दोस्तों, तो सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करें दोस्तों, तो मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था मैक्सिको में। कहाँ पे मिला? मैक्सिको में। क्लियर दोस्तों? अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट अगले अनाज की। हमारे अगला जो अनाज था दोस्तों, पांचवा था बाजरा। क्या था दोस्तों? बाजरा। इसकी अगर वैश्विक दृष्टि से देखें कि बाजरे को उगाने का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ मिला था? 5500 ईस्वी में चीन में मिला था। कहाँ मिला था दोस्तों? 5500 ईसा पूर्व के मध्य। और इसकी जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे, सर्वाधिक साक्ष्य मिले थे चीन में। बात करें छठवां जो अनाज था हमारा दोस्तों, वो था सोरगम। कौन सा था? सोरगम। सोरगम। इसके जो साक्ष्य मिले हैं लगभग 5000 ईसा पूर्व के मध्य इनको उगाया गया था सोरगम को दोस्तों। और जो इसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वो पूर्वी अफ्रीका में मिले हैं। कहाँ मिले हैं दोस्तों? पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका में। उसके बाद देखो दोस्तों और भी अनाज है हमारे, जैसे राई, जई, और भी अनाज उगाए गए थे इस काल में, जैसे राई है हमारा और जई है। कौन सा दोस्तों? राई और जई। ऐसे बहुत सारे अनाज थे जो उगाए गए थे दोस्तों। उनके कहीं कहीं जैसे जई है दोस्तों, जई का यूरोप में सर्वाधिक यानी कह सकते हैं यूरोप में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले। और राई है इसके दक्षिण पूर्व एशिया में मिले। यानी कुल मिला कह सकते हैं जो राई है हमारा इसके दक्षिण पूर्व एशिया में, और जो जई है हमारा दोस्तों इसके मिले थे यूरोप में साक्ष्य मिले थे, सर्वाधिक उगाने के साक्ष्य मिले थे, सर्वप्रथम उगाने के साक्ष्य भी मिले थे। क्लियर हुआ दोस्तों हमारा यहाँ तक पॉइंट्स? अब उसके बाद में देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट कराएंगे दोस्तों, वो हम कराएंगे दोस्तों आपके लिए नवपाषाणकालीन कृषि के बारे में, भारत में इनकी क्या योगदान था उसके बारे में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट डाला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें जो कृषि के अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ मिले। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अगली हेडिंग डालें दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें दोस्तों, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 3 स्थान ऐसे हैं जहां से कृषि के क्या मिले थे दोस्तों? साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम है दोस्तों लहुरा देव। कौन सा है दोस्तों? लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है दोस्तों? इसके बारे में देख लें। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में पड़ता है। और ये संत कबीर जो नगर जिला है ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस स्थान से क्या हुआ दोस्तों? लगभग अभी ये नवीनतम खोज की गई है। ये क्या है दोस्तों? अगर लहुरा देव की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है? इस स्थान की विशेषता की बात करें तो ये नवीनतम खोज है। इस स्थान की अभी क्या की गई? नवीनतम खोज की गई है। अभी हाल ही में इसको खोजा गया है दोस्तों। और इस स्थान की विशेषता की बात करें तो इस स्थान से दोस्तों लगभग 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य
के चावलों के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं दोस्तों? चावलों के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। और जो दूसरा स्थान था दोस्तों हमारा सेकंड स्थान है, सेकंड स्थान के बारे में बात करें दोस्तों, सेकंड स्थान है हमारा मेहरगढ़। कौन सा है दोस्तों? मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ की बात करें दोस्तों तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये मेहरगढ़ के बारे में बात करें बोलन जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बोलन जिला। और ये बोलन जिला कहाँ पड़ता है दोस्तों? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान। यहां से क्या मिला दोस्तों? यहाँ की बात करें दोस्तों इस स्थान की मेहरगढ़ की, तो इस स्थान की बात करें मेहरगढ़ की, तो इस स्थान में लगभग 7000 ईसा पूर्व मध्य के यानी ईसा पूर्व मध्य के क्या मिले? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। थर्ड स्थान की बात करें दोस्तों, तीसरा स्थान है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? याद रखना बेलन नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है। और बेलन नदी घाटी क्षेत्र में कहाँ पे दोस्तों? बेलन नदी घाटी क्षेत्र। और ये बेलन नदी घाटी क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में। इलाहाबाद यूपी उत्तर प्रदेश में। बात समझना दोस्तों। और यहां से क्या मिला दोस्तों? यहाँ की बात करें दोस्तों, यहां से लगभग 6500 ईसा पूर्व के मध्य के, ईसा पूर्व के मध्य के चावल की भूसी के साक्ष्य, चावल की भूसी के साक्ष्य। अब देखो दोस्तों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा, तीनों को पूछ लिया गया है। हमारे जो यूपी पीसीएस की एग्जाम होती है उन यूपी पीसीएस के एग्जाम में तो ये तीनों पॉइंट पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, और बार बार पूछे जाते हैं, ये रिपीट होकर पूछेंगे तीनों पॉइंट। अब देखो दोस्तों अगर हम बात करें लहुरा देव को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, केवल इन दो स्थानों की बात करें दोस्तों, तो लहुरा देव की तो अभी हाल ही में नवीनतम खोज हुई है। क्या हुई है दोस्तों? नवीनतम खोज हुई है, लेकिन ये तो हाल में खोजा गया, लेकिन उससे पहले केवल ये दो क्षेत्र यानी सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का, ये दो क्षेत्र ही भारतीय उपमहाद्वीप में क्या थे? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थान थे मुख्य रूप से। कि मेहरगढ़ से क्या था दोस्तों? गेहूं के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता था एग्जामिनर कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? मेहरगढ़ में मिले थे। तो आंसर होता था मेहरगढ़ में मिले। कहाँ पे मिले? मेहरगढ़ में। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन ये एग्जामिनर पूछता था भारत में गेहूं के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पे मिले थे? गेहूं के साक्ष्य तो मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। फिर क्वेश्चन ये पूछता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा में। लेकिन अब ये हाल ही में लहुरा देव में खोज हो गई दोस्तों, और लहुरा देव में खोज हो गई तो यहाँ पे जो साक्ष्य मिले कब के मिले? 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व, जबकि यहाँ पे क्या है? 7000 ईसा पूर्व से। तो अब ये प्राचीनतम ये साक्ष्य हो गए दोस्तों, प्राचीनतम ये वाला साक्ष्य वाला स्थान ये हो गया। अब क्वेश्चन अगर ये पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो अगर ऑप्शन में लहुरा देव भी दे रखा है और मेहरगढ़ भी दे रखा है तब आपको लहुरा देव करना है। अगर लहुरा देव नहीं दे रखा है ऑप्शन में तब आपको मेहरगढ़ करना है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल, अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो अब लहुरा देव करना पड़ेगा दोस्तों आपको, ना कि मेहरगढ़। अब तक की क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल, तो ऑप्शन में मेहरगढ़ करके आते थे, क्योंकि ऑप्शन में मेहरगढ़ मिलता था, उस समय लहुरा देव मिलता ही नहीं था। अब लहुरा देव में जब खोज हो गई तो यहाँ पे इससे भी पुराने प्राचीनतम साक्ष्य मिल गए कृषि के, इस वजह से अब जो नवीनतम क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों, तो उनमें अगर लहुरा देव ऑप्शन में मिले इस क्वेश्चन के लिए तो आपको लहुरा देव करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें चावल के भी पुराने साक्ष्य यहीं के हो गए। इससे पहले चावल के भारत में कहाँ पे मिले थे साक्ष्य? कोल्डी हवा से। अगर आपको ये पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, अगर ऑप्शन में कोल्डी हवा है और लहुरा देव है, दोनों हैं, तो आपको लहुरा देव करना है। अगर बाई चांस लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तब तो आपको क्या करना है? कोल्डी हवा करना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लें इनका, फिर अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट डालेंगे कि मुख्य नवपाषाणकालीन स्थल।
मुख्य नवपाषाणकालीन स्थल। तो मुख्य नवपाषाणकालीन स्थलों में देखें दोस्तों, हेडिंग डालें मुख्य नवपाषाणकालीन स्थल या प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर अवश्य करते रहें। देखो ज्यादा से ज्यादा अपने सगे सभी संबंधियों को, साथियों को जोड़ें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे दोस्तों तो पढ़ाने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कंप्लीटली यूपीएससी लेवल से यानी पीसीएस लेवल से आपको यहाँ पे इतिहास कराऊंगा, कंप्लीटली कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई भी लालच नहीं है दोस्तों, मैं आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मेन होती हैं वो सभी यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा आपके लिए। क्लियर। अब देखो दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग डालें अपनी प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाणकालीन स्थल, प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल। अब प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थलों में दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं मेहरगढ़ को। किसको ले लेते हैं दोस्तों? मेहरगढ़। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ बहुत ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेहरगढ़ के बारे में। नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं इससे संबंधित मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ के बारे में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पड़ता है दोस्तों। तो अभी आपको पता चल गया होगा कहाँ पे स्थित है ये, बोलन जिला में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये बोलन जिला। और ये बोलन जिला कहाँ पड़ता है दोस्तों? बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले हिस्से में, बलूचिस्तान पाकिस्तान। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बोलन जिला पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में अपना मेहरगढ़ पड़ता है दोस्तों। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, सबसे पहले देखो, इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते हैं। मेहरगढ़ को क्या कहते हैं? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, या हम इसको कह सकते हैं ब्रेड बास्केट। क्या कह सकते हैं? ब्रेड बास्केट। क्लियर दोस्तों। यानी बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? मेहरगढ़ को। या ब्रेड बास्केट के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंग्लिश में इसको ब्रेड बास्केट कहते हैं, रोटी की टोकरी कहते हैं। कहा कि बलूचिस्तान की ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं? मेहरगढ़ को। क्लियर दोस्तों। पेपर में कई बार पूछा गया है कि बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? मेहरगढ़ को। क्लियर दोस्तों। सेकंड पॉइंट इसका जो पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस स्थल से मानव जीवन के स्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं? स्थायी जीवन के निवास के साक्ष्य मिले हैं। जो अगला पॉइंट है ये है कि इस स्थल से, यानी कुल मिला कह सकते हैं यहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों। ये पेपर पूछा गया कि किस स्थल से इस प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। पेपरों में पूछा गया, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना मेहरगढ़ से। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इस स्थल से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले दोस्तों? प्रमाण मिले। यानी कह सकते हैं कि यहां से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, अवशेष प्राप्त हुए। अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, यहां से और क्या मिला दोस्तों? यहां से विश्व में कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। विश्व में
जौ व गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, प्राचीनतम साक्ष्य मिले। और क्या है दोस्तों, इस स्थल से मानव कंकालों के साथ बकरी को दफनाने के प्रमाण मिले। ये इसकी क्या है दोस्तों, मुख्य विशेषताएं हैं मेहरगढ़ की, जो पेपरों में बार बार पूछी जाती हैं और पेपरों में बहुत ज्यादा रिपीट किए जाती हैं। इन पॉइंटों को, कितने पॉइंट हैं दोस्तों, हमारे 6 पॉइंट हैं मेहरगढ़ से संबंधित, और बहुत ज्यादा इनको क्या पूछा जाता है दोस्तों, पेपरों में पूछा जाता है। अब इनके पेपरों में पूछे जाने की विशेषता देखें दोस्तों, इनकी विशेषताएं क्या क्या है मेहरगढ़ के बारे में अगर और देखा जाए दोस्तों गहराई से कि मेहरगढ़ की विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो मेहरगढ़ के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों कि जो मेहरगढ़ है ये बोलन जिला बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। पहली तो विशेषता इसकी ये याद रखनी है दोस्तों, ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान अगर ऑप्शन नहीं देता तो बलूचिस्तान ऑप्शन में देगा आपको, ठीक है, बात समझना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, मेहरगढ़ को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा कि किस स्थल से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि किस स्थल से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। विश्व में कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। और विश्व में जौ व गेहूं के भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले हैं। और किस स्थल से मानव कंकालों के साथ बकरी के साथ, किसके साथ दोस्तों, बकरी के साथ। अब तक कुत्तों के साक्ष्य के बारे में सुना होगा कि कुत्तों को भी दफनाते थे मानव कंकालों के साथ, लेकिन इस स्थान की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पे मानव कंकालों के साथ में क्या मिले, बकरी के साक्ष्य मिले। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि मालिक जब मरता था तो उस मालिक के साथ में, ये व्यक्ति मरता था उसके साथ में एक बकरी को भी उसके साथ दफनाया जाता था उसकी कब्र में। संभवतः ये हमारे इतिहासकारों का ये मानना है कि उस काल के लोग संभवतः परलोक में व्यक्ति के जाने पर उसके भोजन की व्यवस्था के लिए बकरी को साथ में दफनाते थे। ऐसा इतिहासकारों को क्या है दोस्तों, मानना है कि व्यक्ति मर गया है, मरने के बाद परलोक चला गया, वहां खाने के लिए उसकी व्यवस्था के लिए क्या करते थे, साथ में बकरी को भी दफनाते थे। इस वजह से यहाँ पे क्या मिले दोस्तों, मानव कंकालों के साथ बकरी के दफनाने के प्रमाण मिले। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट अगला स्थल करवाता हूं आपके लिए। नेक्स्ट अगला स्थल है दोस्तों हमारा कोल्डी हवा। कौन सा स्थल है दोस्तों, कोल्डी हवा। अब देखिए कोल्डी हवा के बारे में बात करें दोस्तों, कोल्डी हवा के बारे में बात करें नेक्स्ट स्थल है हमारा कोल्डी हवा, सेकंड स्थल। कोल्डी हवा, अभी इसके बारे में बताया कि कहां पड़ता है दोस्तों कोल्डी हवा, बेलन नदी घाटी क्षेत्र में। कहां पड़ता है दोस्तों ये कोल्डी हवा, बेलन नदी घाटी क्षेत्र में। देख सकते हैं इसको, बेलन नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, बेलन नदी घाटी क्षेत्र। ये कहां पड़ता है, इलाहाबाद में। कहां पड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए दोस्तों इस स्थान की विशेषताओं की बात करें कि कोल्डी हवा की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों कोल्डी हवा की सबसे मुख्य विशेषता यही रही है कि कोल्डी हवा पूरे विश्व में चावल के साक्ष्य वाला प्रथम स्थान माना जाता है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से ही मिले थे, सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य वाला स्थान है ये। उसके बाद में दोस्तों इसको भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की
साक्ष्य वाला एकमात्र स्थान माना जाता था, लेकिन वर्तमान में लहुरा द्वीप में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोल्डी हवा कैसा है दोस्तों, चावलों के साक्ष्य वाला प्रथम स्थान है। और इसकी जो अगली जो नेक्स्ट मुख्य विशेषता ये है दोस्तों कि इस स्थान से नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग तीनों सांस्कृतिक चरणों के क्या मिले, अवशेष मिले। यानी यहाँ से कह सकते हैं पहले विशेषता इसकी ये लिखें कि इसकी विशेषता फर्स्ट क्या है कि इस स्थल से नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल बा लौह युग तीनों चरणों के सांस्कृतिक प्रमाण मिले, सांस्कृतिक अवशेष मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगली विशेषता की बात करें, चावल की भूसी के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की भूसी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये दो मुख्य विशेषताएं कोल्डी हवा की ज्यादातर पेपरों में पूछी जाती हैं। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, वो ये चावल की भूसी ना देके यहाँ पे क्या देगा आपको, यहाँ पे दे देगा धान के साक्ष्य। किसके साक्ष्य, धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना धान के साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, कोल्डी हवा से। और इससे भी पुराने जो धान के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों, लहुरा द्वीप से मिले। क्लियर दोस्तों, धान किसको बोलते हैं, चावल को ही बोलते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। कभी कभार धान दे देता है चावल की जगह पे। धान के साक्ष्य यहाँ से मिले, कोल्डी हवा से और लहुरा द्वीप से मिले थे। कोल्डी हवा में सबसे पहले मिले और लहुरा द्वीप में अभी हाल ही मिले, पर कोल्डी हवा से प्राचीनतम यानी पुराने साक्ष्य हैं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट अगले स्थान की बात करें दोस्तों, अगले स्थल की बात करें, ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। जो अगला थर्ड स्थान है दोस्तों हमारा, वो है चौपानी मांडो। थर्ड स्थान कौन सा है दोस्तों, चौपानी मांडो। मैं वही स्थान करा रहा हूं जो दो पेपरों में पूछे जाते हैं, चौपानी मांडो। देखिए दोस्तों, चौपानी मांडो बहुत ही फेमस स्थल है दोस्तों, और ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद में स्थित है। और इस स्थान से क्या हुआ दोस्तों, पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के क्या मिले, अवशेष मिले। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद ये स्थित कहां पर है, इलाहाबाद। या इस स्थान की विशेषताओं में देखें, दो विशेषताएं इसकी मुख्य रूप से पेपर में पूछी जाती हैं कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल यानी नव पाषाण काल तक के अवशेष मिले। एक विशेषता तो ये है। और जो सबसे ज्यादा पेपरों में पूछी जाती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता ये है, मैं जो करा रहा हूं कि यहां से मिले मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से हैं, संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। मृदभांड, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है दोस्तों। और चौपानी मांडो से मिले मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक माने जाते हैं, संसार के प्राचीनतम मृदभांड माने जाते हैं, चौपानी मांडो से मिले। और ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछा जाता है कि किस स्थल से प्राप्त मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक माने जाते हैं। तो याद रखना चौपानी मांडो से। और चौपानी मांडो कहाँ पे, इलाहाबाद में। स्थान भी पूछ सकता है कहाँ पर स्थित है ये स्थल, इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्लियर दोस्तों, राइट। अब नेक्स्ट स्थान के बारे में बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला स्थान है हमारा बुर्जहोम। बुर्जहोम से भी पेपरों में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों।
अगली हेडिंग डालें दोस्तों, चौथा स्थान है हमारा बुर्ज होम। कहाँ पड़ता है दोस्तों? सबसे पहले देखें, ये पड़ता है झेलम नदी घाटी में, झेलम नदी घाटी क्षेत्र में। और जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये श्रीनगर के पास स्थित है। ये दोस्तों ये नगर जो स्थान है इस श्रीनगर के पास स्थित है। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुर्ज होम, सबसे पहले देखो दोस्तों, बुर्ज होम की विशेषताओं के बारे में बात करूं मैं, तो बुर्ज होम का साहित्यिक अर्थ देखें दोस्तों। साहित्यिक अर्थ, अगर साहित्यिक अर्थ इसके दो होते हैं दोस्तों। एक तो इसका बुर्ज होम का तात्पर्य होता है जन्म स्थान। क्या होता है बुर्ज होम का तात्पर्य? जन्म स्थान। या हम इसको एक दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं भुर्ज वृक्ष का स्थान, भुर्ज वृक्ष का स्थान। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके क्या हो गए बुर्ज होम के अर्थ हो गए। अगर आपसे पूछे बुर्ज होम का तात्पर्य क्या है, आपको जन्म स्थान या भुर्ज वृक्ष का स्थान दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा, उसको कर देना है। ठीक है दोस्तों, दोनों नहीं मिलेंगे, विवादित क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। याद रखना, या तो जन्म स्थान दे या भुर्ज वृक्ष का स्थान दे, दोनों ही इसके क्या होते हैं? तात्पर्य होते हैं, अर्थ होते हैं बुर्ज होम के। अब इसकी खोज की बात करें, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसकी खोज के बारे में भी पूछ लिया गया था, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज के बारे में भी आपको याद रखना कि बुर्ज होम स्थल है जो इसके उत्खनन किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? डी टेरा एवं पीटरसन ने। किसने किया था दोस्तों? डी टेरा एवं पीटरसन ने इसकी खोज की थी इस स्थान की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि बुर्ज होम की खोज किसने की थी, डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी, 1935 ईस्वी में की थी। अब इस स्थान की अगर विशेषताओं की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी स्थान की दो विशेषताएं मुख्य रूप से पेपरों में पूछी जाती हैं। डी टेरा एवं पीटरसन ने, इसकी ये भी याद रखना 1935 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। अब इस स्थान की विशेषताएं क्या हैं? दो विशेषताएं पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, दोनों विशेषताएं मोस्ट है दोस्तों, ये भी मोस्ट है आपकी। यहाँ पे क्या है कि इस स्थल में, यानी इस स्थल से मानव कंकालों के साथ, मानव कंकालों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने, कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। दूसरी विशेषता यह है इसकी कि यहां से गर्त आवास किन्हें बोलते हैं दोस्तों? गड्ढों में बनाए घरों को, गड्ढों में बनाए घर, ठीक है, के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं यहां से। किससे? बुर्ज होम स्थल से। और इसकी अगली विशेषताएं याद रखें दोस्तों, ये मुख्य रूप से विशेषताएं ये हैं। अब पेपरों में इनमें से क्या पूछा गया है मैं आपको वो बता देता हूं, अच्छे से समझना है, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बताया दोस्तों जो पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं पूछे जाने के लिए। अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हो या कोई अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप बेसिकली टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो दोस्तों, तो उसके लिए तो कह नहीं सकता, लेकिन आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंटों को अच्छे से याद कर लें। हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। बड़ी से बड़ी एग्जाम्स दे लें आप, चाहे छोटी से छोटी एग्जाम दे लें, मैं कंप्लीटली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ। याद रखना, मैंने अभी बताया था मेहरगढ़ में क्या होता था? मानव मर जाता, कोई व्यक्ति मर जाता था, उसके साथ में किसको दफना देते? बकरी को। लेकिन याद रखना, बुर्ज होम से क्या मिला? मानव के साथ में किसको दफनाया जाता था? कुत्तों को दफनाया जाता था। यानी मानव कंकालों के साथ में कुत्ते के कंकाल मिले हैं कब्रों से, यानी उनकी कब्रों से। सबसे इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है गर्त आवास। ये दोनों पेपरों में पूछे जा चुके हैं। यूपीसीएस की जो एग्जाम होती है उनमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए कि गर्त आवास के साक्ष्य, यानी गड्ढों में बनाए घर, जो गड्ढों में घर बनाए जाते हैं उनके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों याद रखना, कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला पॉइंट चलता है दोस्तों, अगले पॉइंट चलता है हमारा जो अगला 5वां नगर है वो है संगनकल्लू। कौन सा है दोस्तों? संगनकल्लू 5वां नगर डालें दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
5वां नगर है संगनकल्लू। देखिए दोस्तों, इस संगनकल्लू है कहाँ पे स्थित है? सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि ये स्थल है कहाँ पर स्थित है। याद रखना दोस्तों, इस संगनकल्लू बेल्लारी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बेल्लारी में। ये बेल्लारी कहाँ पड़ता है? ये बेल्लारी एक जनपद है, जिला है, और ये बेल्लारी जनपद पड़ता है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये पेपर में पूछा गया है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था किस स्थल से राख के टीले मिले? राख के टीलों के साक्ष्य मिले, टीलों के साक्ष्य। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये कि किस स्तर से राख के टीलों के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन फिर दूसरी बार रिपीट हुआ यूपीएससी के एग्जाम में। उसने पूछा गया किस नव पाषाणिक स्थल से राख के टीलों के साक्ष्य मिले। यानी एक तो क्वेश्चन एक पूछ लिया गया राख के टीले किस स्थल से मिले, फिर अगला पूछा गया कि किस नव पाषाण कालीन स्थल से राख के टीले मिले। तो याद रखना, इस स्थल की जो मुख्य विशेषता है वो है कि यहाँ से राख के टीले मिले। अब इस स्थल के अलावा दोस्तों एक स्थान और है पिकलीहल। एक स्थान और है दोस्तों पिकलीहल, और ये पिकलीहल भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में ही पड़ता है। ये भी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, और जस्ट इसी के बगल में स्थित है ये पिकलीहल। इन पिकलीहल से भी क्या मिला दोस्तों? राख के टीलों के साक्ष्य मिले। अब राख के टीलों के साक्ष्य किसके थे ये राख के टीले? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे क्या होता था कि जो पशुपालक होते थे, क्या होते थे दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो पशुपालक होते थे उनकी जो मौसमी शिविर लगते थे, क्या लगते थे दोस्तों? मौसमी शिविर। पशुपालकों के जो मौसमी शिविर होते थे उनमें क्या लग गई दोस्तों? आग लग गई, और आग लगने के बाद में उनके जो ढेर थे, आग के ढेर थे, उनके क्या बन गए? राख के टीले बन गए। पशुपालक का मतलब ये होता है, मौसमी शिविर का मतलब होता है कि जैसे मान चलो बरसात ऋतु में आपने देखा होगा पशुपालकों को अपने झुंडों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान अपने पशुओं को चराते हुए जाते हैं, तो उन्हीं जब वो कहीं रात में रुकते हैं तो अपने शिविर लगा लेते हैं, और उन्हीं शिविरों में क्या हो गई? आग लग गई, सारे पशु जल गए और खुद जल गए, और उनके जो जलने के बाद जो अवशेष बने उन राख के टीलों को क्या कहा गया? ये उन राख के टीलों को इनका बताया गया। पशुपालकों पे शिविरों पे जलने के बाद में बने थे राख के टीले, और ऐसे राख के टीलों के जो साक्ष्य हैं वो संगनकल्लू से मिले, पिकलीहल से मिले। दोनों स्थान कहाँ पे हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो हमारा? दोनों के दोनों स्थान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये 5 हमारे क्या है? मुख्य स्थल हैं जो पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए क्या है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंप्लीटली हुआ दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आज का। आज के जो हमारे नवपाषाण काल से संबंधित हमने आपको विशेषताएं कराई, मुख्य स्थल कराए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि से संबंधित साक्ष्यों के बारे में बताया, नवपाषाण काल के नामकरण के बारे में बताया, और नवपाषाण काल की सर्वप्रथम खोजों के बारे में बताया, सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में बताया, नवपाषाण काल की विशेषताओं के बारे में। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल से संबंधित जो हमारे तथ्य थे वो कंप्लीटली फिनिश हो गए दोस्तों, यहाँ पे फिनिश। ठीक है, यानी कुल मिला कह सकते हैं नवपाषाण काल का टॉपिक कंप्लीट हुआ दोस्तों। ठीक है, अब बात करना दोस्तों कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा ताम्रपाषाण काल। कौन सा होगा दोस्तों? ताम्रपाषाण काल पढ़ाएंगे हम अगली जो नेक्स्ट 7वीं क्लास होगी हमारी, उस 7वीं क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों इस टॉपिक को आप अच्छे से अपना रिवीजन कर लें, अपने नोटबुक बना लें, उनमें एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख समझाने का तरीका भी मेरा ऐसा है कि आप आसानी से इनके नोट्स बना सकते हैं और कंप्लीटली नोट्स बना सकते हैं दोस्तों परीक्षाओं के लिए। ठीक है, अभी समय है दोस्तों, जब भर्ती आएंगी तो एक साथ में ऐसे आएंगे आप सोच नहीं पाओगे कि हम करें, किसको पढ़ें किसको नहीं पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं दोस्तों कि हमारे चैनल पर इतिहास की क्लासेज चल रही हैं, हिंदी की क्लासेज भी चल रही हैं दोस्तों, साइंस की क्लासेज भी चल रही हैं। क्लियर दोस्तों? तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।